हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 2025 के लिए दोस्तों मॉक टेस्ट नंबर आज 1 है और चर्चा करते हैं कि आइए आपके एनटीपीसी 2021 में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं आपके एग्जाम में। हर एक क्वेश्चन दोस्तों आपके एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सरोजिनी नायडू, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला जो कि अध्यक्षता की थी। हमेशा आपके एग्जाम में सरोजिनी नायडू से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब किया था। तो बेसिकली 1925 में। साथीगण, अगर मैं बात करूं 1924 में, तो बेसिकली दोस्तों महात्मा गांधी जो बेलगांव अधिवेशन से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किया था, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि इनमें से कौन सा वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है। तो बेसिकली जो अवतल दर्पण है ना साथीगण, उसी से हम वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब जो कि निर्मित किया कर सकते हैं। और हमेशा दोस्तों आपके एग्जाम में अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को आपको ध्यान देना है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की थी। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1784 में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया गया था। और इस पॉइंट को याद रखिएगा। साथीगण, अगर आप सबको क्लास अच्छा लग रहा है ना, तो प्लीज़ दोस्तों आप हमारे इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना दोस्तों, है ना। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेट यानी कि प्रौद्योगिक में डीएनएस का फुल फॉर्म क्या है। तो बेसिकली दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा डोमेन नेम सिस्टम। हमेशा आपके एनटीपीसी में दोस्तों फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों, 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा में आपके मॉक टेस्ट में फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर दोस्तों आप सबको फुल फॉर्म से क्वेश्चन नहीं आता, तो प्लीज़ दोस्तों आप इसको स्क्रीनशॉट मार के जब क्लास खत्म हो जाए ना, तो एक बार इसे ज़रूर आप रिविज़न करना। अगर साथीगण मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि अकबर द्वारा किस वर्ष में इबादत खाना यानी कि पूजा घर का निर्माण कराया गया था। तो बेसिकली दोस्तों 1575 में आपके अकबर के द्वारा इबादत खाना जो कि पूजा घर कहा जाता था, उनका निर्माण कराया था। और दोस्तों 1575 में ही अकबर ने पहली बार समुद्र का दर्शन किया गया था। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर साथीगण में मुगल काल से जितने भी, चाहे बाबर हो, हुमायूं हो, अकबर हो, जहांगीर हो, शाहजहां, उनसे संबंधित निर्माण आपके एनटीपीसी में दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको दोस्तों याद रखना है। अगर दोस्तों अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग कितना होता है। तो दोस्तों ऑप्शन के अनुसार 0.03%, कभी कभी 0.02% भी दिया जाता है। तो दोस्तों अपने एग्जाम में जिस तरीके से ऑप्शन आए, आप ध्यान से दोस्तों आंसर करना। बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड, इस क्वेश्चन का आंसर 0.03% आ जाएगा। अगर साथीगण अगला क्वेश्चन मैं देखता हूं कि आपके एनटीपीसी में क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। हमेशा दोस्तों आपके एग्जाम में सहायक नदी से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं सोन नदी, बेसिकली गंगा का सहायक नदी है। गोमती और यमुना, इन तीनों नदी आपके गंगा की सहायक नदी है। और जो आपकी इंद्रावती है ना दोस्तों, ये गंगा की सहायक नदी है नहीं है। तो हमेशा इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक मध्य प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है। तो बेसिकली जो जंजीर का जो किला है ना, बेसिकली मध्य प्रदेश में नहीं, लेकिन ग्वालियर का किला मध्य प्रदेश में स्थित है। बांधवगढ़ का किला ये भी आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। और असीरगढ़ का जो किला है, ये तीनों किला दोस्तों आपके मध्य प्रदेश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। लेकिन जो जंजीर का किला है ना, आपके मध्य प्रदेश में नहीं है। अगर साथीगण मैं बात करूं जंजीर का किला, तो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है कि जंजीर का किला भारत के किस राज्य में स्थित है। दोस्तों अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि अस्पाओ नृत्य भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है। तो बेसिकली जो लद्दाख है ना, लद्दाख में ही अस्पाओ नृत्य महोत्सव मनाया जाता है। हमेशा दोस्तों आपके एनटीपीसी में स्टैटिक से जितने भी नृत्य हो, या दोस्तों फेस्टिवल हो, या दोस्तों वाद्य यंत्र या जनगणना, ये 4 टॉपिक दोस्तों हमेशा आपके एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों हमेशा नृत्य से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आपको दोस्तों याद रखना है। अगर साथीगण में अगला क्वेश्चन की बात करूं कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो बेसिकली दोस्तों जो श्वसनिका है ना,
आपके मानव उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है। अगर मैं बात करूं जो संग्रहण नालिका बेसिकली आपके मानव उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है। अगर मैं बात करूं केशिका गुच्छा जो आपकी ये भी मानव उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है। और अगर मैं बात करूं बोमुन्स और कैप्सूल ये तीनों दोस्तों आपके मानव उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है। और दोस्तों ये पॉइंट याद रखिएगा। अगर साथीगण आप सबको इस तरीके से क्वेश्चन नहीं आता तो प्लीज दोस्तों स्क्रीनशॉट मार के एक बार जरूर क्लास खत्म हो जाए ना तो रिवीजन कर लेना, क्योंकि दोस्तों जीके पढ़ने का एक बेस्ट तरीका होता है ना। अगला क्वेश्चन है कि भारत और नेपाल के बीच निम्नलिखित में से किस भूभाग पर विवाद चल रहा है। तो बेसिकली जो काला पानी है ना, हमेशा दोस्तों आपकी विवाद वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। उसमें से जो काला पानी भारत और नेपाल के बीच विवाद चलता है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। आपके एनटीपीसी में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था। साथ ही अगर अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं कि भारत की प्रथम पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री का नाम बताइए। अगर मैं बात करूं जो निर्मला सीतारमण है ना, वो एक भारत के पूर्णकालिक महिला आपकी रक्षा मंत्री है। और दोस्तों अभी निर्मला सीतारमण से आपकी बजट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो कि दोस्तों आपके 2025 का भी बजट पेश हो गया है। तो आपको साथीगण इनसे क्वेश्चन आपकी एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन साथीगण की जो RAM किस प्रकार का संग्रहण मेमोरी है। तो बेसिकली जो प्राथमिक है ना, प्राथमिक बेसिकली रैम आपके मेमोरी है। और हमेशा दोस्तों रैम और रोम इन दोनों का दोस्तों आपके एग्जाम में कंप्यूटर से संबंधित फुल फॉर्म क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में करना है कि RAM का फुल फॉर्म क्या होगा। हमेशा दोस्तों मैं कह रहा हूँ ना कि आपके एग्जाम में एनटीपीसी में फुल फॉर्म से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन साथीगण की अंकुरन के समय बीज का कौन सा भाग जड़ का निर्माण करता है। तो बेसिकली जो मूलांकर है ना, मूलांकर आपके बेसिकली जड़ का निर्माण करता है। और हमेशा दोस्तों आपको बायो से इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको साथीगण याद रखना है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भारत में इनमें से किसे पदच्युत करने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया लागू नहीं होता है। तो जो भारत के प्रधानमंत्री होता है ना दोस्तों, उस पर आपके महाभियोग का प्रक्रिया लागू नहीं कराया जा सकता है। लेकिन जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होता है ना, इन पे मुख्य महाभियोग लगाया जाता है। भारत के राष्ट्रपति जो कि आर्टिकल 61 पे महाभियोग लगाया जाता है। और साथ ही आपके उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होता है ना, इन तीनों के प्रति दोस्तों महाभियोग लगाया जाता है। और दोस्तों हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाभियोग राष्ट्रपति का आर्टिकल 61 के तहत लगाया जाता है। और महाभियोग की दोस्तों ये प्रक्रिया है ना, किस देश के संविधान से लाया गया था। तो बेसिकली दोस्तों आपके अमेरिका के संविधान से महाभियोग की प्रक्रिया लाया गया था। तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के स्वतंत्र होने से पूर्ण लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन सा है। तो बेसिकली मौलाना अबुल कलाम आज़ाद दोस्तों 6 साल तक लगातार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर बना रहा था दोस्तों। हमेशा दोस्तों आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं 1885 में दोस्तों बम्बई में यानी कि इसका पहला अधिवेशन दोस्तों हुआ था, वहीं से दोस्तों हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। लोग बेसिकली कलकत्ता आंसर मार के आता है, लेकिन दोस्तों आपको याद रखना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में बम्बई में किया गया था। हमेशा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है। अगर साथीगण मैं बात करूं अगला क्वेश्चन कि गांधी जी ने रॉलेट एक्ट या अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने के लिए कौन सा फैसला लिया था। तो बेसिकली दोस्तों जो रॉलेट एक्ट 1919 आया था ना, हमेशा दोस्तों रॉलेट एक्ट से आपकी एसएससी हो या रेलवे हो दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको क्वेश्चन मैं बात करूं दोस्तों तो उसी समय आपके जलियांवाला बाग हत्याकांड भी आया था। हमेशा दोस्तों इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उसमें से जनरल डायर से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था कि जनरल डायर को किस आपके व्यक्ति ने मारा था। तो बेसिकली उधम सिंह ने दोस्तों लंदन में जाके गोली से मारा गया था। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, आपके एग्जाम में उधम सिंह से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, जिन्होंने जनरल डायर को मारा था। आपके एनटीपीसी के लिए दोस्तों हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको केवल आराम से दोस्तों देखना है ना। अगला क्वेश्चन है कि बाइनरी प्रणाली में 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है। तो दोस्तों बेसिकली 1024 बाइट के बराबर होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। आप सभी मेरे साथीगण से रिक्वेस्ट है, अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो दोस्तों अभी भी आपको पढ़ने की समय है ना। तो दोस्तों आप सबको क्लास कैसा लग रहा है ना, अगर आप सबको दोस्तों क्लास अच्छा लग रहा है
तो प्लीज़ दोस्तों मेरे मेहनत के लिए एक लाइक और ज़रूर सब्सक्राइब करना दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मैंने एक चाहे आसान पेपर हो या चाहे मॉडरेट पेपर हो चाहे हार्ड पेपर हो, इन तीनों का कॉम्बिनेशन करके दोस्तों मैं आप सभी के बीच सेट करके लाता हूँ, है ना। अजय निम्नीकरणीय अपशिष्ट रखे जाने वाले कूड़ेदान का रंग बेसिकली क्या कोड है? तो जो आपका नीला कोड है ना, जो आपके अजय हो जाएगा, निम्नीकरणीय आ जाएगा, अपशिष्ट जो रखे जाने वाले कूड़ेदान होता है बेसिकली उसे नीले रंग कोड जो कि कहा जाता है, और इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। अगर मैं साथीगण अगला क्वेश्चन की बात करूं कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का वृक्षारोपण रेगिस्तान में मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करता है? तो बेसिकली जो शेल्टर वेल्ट होता है ना, वो आपके जब वृक्षारोपण होता है ना, उसी समय रेगिस्तान में जो मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए ना शेल्टर वेल्ट का प्रयोग किया जाता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों जहां जंगल वगैरह लगाया जाता है तो उसमें भी ये प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों आपकी एनटीपीसी में इस तरीके से बहुत क्वेश्चन खूब खूब भरा रहता है। तो दोस्तों आप सबको मेरे रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस तरीके से क्वेश्चन आपको एग्जाम से पहले दोस्तों पढ़ के जाना है ना। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भारत के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म यानी कि प्रजाति और श्रेणी का सही है? अगर साथीगण मैं बात करूं जो ग्रेट हॉर्नबिल है ना, ये आपके दोस्तों आपके असुरक्षित क्षेत्र में रखा जाता है। हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि काला जो हिरन है ना बेसिकली कौन से श्रेणी में रखा जाता है, तो हमेशा दोस्तों आपको याद रखना है। उसी तरह से निकोबारी कबूतर, एशियाई हाथी, हमेशा आपको एग्जाम में कौन डेटा में रखा जाता है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना। अगर साथीगण मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि आपके एग्जाम में क्या पूछा गया था कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत वस्तु एवं सेवा यानी जीएसटी को लागू किया गया था? अगर मैं बात करूं 101 जो संशोधन अधिनियम है ना, उन्हीं के तहत आपके गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू किया गया था। आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। साथीगण हमेशा आपके एग्जाम में जीएसटी से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों जीएसटी सबसे पहले कौन से देश ने लागू किया था, तो फ्रांस आ जाएगा। लेकिन दोस्तों जीएसटी से आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के पहले कौन से शहर में जीएसटी लागू किया गया था, तो आपके असम राज्य में लागू किया गया था। हमेशा आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट बनता है। और भारत में दोस्तों 2017 में जीएसटी का शुरुआत किया गया था। आपके एग्जाम में हमेशा दोस्तों जीएसटी से क्वेश्चन पूछा जाता है। गुड्स एंड सर्विसेज का जो आपके टैक्स फुल फॉर्म आ जाएगा। तो दोस्तों आपके जितने भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था हर एक दोस्तों आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो बेसिकली एमएस स्वामीनाथन को दोस्तों हरित क्रांति के रूप में जाना जाता है। अगर साथीगण मैं बात करूं हरित क्रांति से आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं विश्व में तो बेसिकली आपके जो नॉर्मन बोरलॉग है ना, उन्हें आपकी हरित क्रांति के रूप में जाना जाता है। और दोस्तों आपके जो 1965 में है ना, 1965 में हरित क्रांति को लाया गया था। और दोस्तों हमेशा इनसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हरित क्रांति बेसिकली किस पे प्रति लाया गया था, तो गेहूं के लिए लाया गया था। दोस्तों आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि हरित क्रांति से बेसिकली कौन से राज्य का सबसे ज्यादा दोस्तों लाभ हुआ था, तो बेसिकली आपके पंजाब राज्य को लाभ हुआ था। तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि कौन से खेल में खिलाड़ियों को कौशल स्तर का आकलन करने के लिए एलो रेटिंग प्रणाली का उपयोग किया जाता है? तो बेसिकली दोस्तों आपके जो शतरंज होता है ना, शतरंज में दोस्तों खेलों के आपके जो इतने भी खिलाड़ी होता है ना, उन्हीं के कौशल स्तर को जब आंका जाता है ना, तो बेसिकली दोस्तों एलो रेटिंग प्रणाली के रूप में किया जाता है। हमेशा दोस्तों आपके शतरंज से क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी दोस्तों आपके एग्जाम जो 2024 में टेक्नीशियन और आरपीएफ एसआई का हुआ, उसमें दोस्तों आपके डी गुगेस से क्वेश्चन पूछा गया कि डी गुगेस ने कहाँ से जाके चैंपियनशिप जीता। तो दोस्तों आपके एग्जाम में डी गुगेस से शतरंज से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। और दोस्तों गैम्बिट और चैटमैक ये दो शतरंज से संबंधित दोस्तों शब्दावली जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। अगर साथीगण मैं अगला कोई क्वेश्चन की बात करूं कि छऊ नृत्य शैली संबंधित जो कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य से संबंधित है, तो बेसिकली छऊ आपकी बेसिकली आपकी जो कि दोस्तों पश्चिम बंगाल से संबंधित है। और दोस्तों हमेशा इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं साथीगण छऊ को 2010 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। ये भी आपके एसएससी में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और साथ ही आपकी एनटीपीसी में भी क्वेश्चन पूछे जाने की अति संभावना है। हमेशा दोस्तों छऊ हो जाएगा या फिर दोस्तों जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य है जिसमें से छऊ दोस्तों आपके एक शास्त्रीय रूप के दर्जा नहीं दिया गया है, उसे अर्ध शास्त्रीय नृत्य के रूप में दर्जा दिया गया। इस पॉइंट को याद रखिएगा।
8 में से दोस्तों सबसे पहला की मैं बात करूँ तो भरतनाट्यम आ जाएगा, जो बेसिकली आपके तमिलनाडु राज्य से है। और भरतनाट्यम को ही दोस्तों सदिर के नाम से जाना जाता है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। और सबसे दोस्तों अगर मैं नया की बात करूं तो सतरिया आ जाएगा दोस्तों। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सतरिया जो शास्त्रीय नृत्य है ना, किसके द्वारा लाया गया था, तो बेसिकली श्रीमंत शंकर देव जी के द्वारा लाया गया था, जो कि 2000 ईस्वी में। इस पॉइंट को याद रखिएगा, पुराना और नया ये दोनों आपके एग्जाम में शास्त्रीय नृत्य से क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ ही अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि वह कौन सा शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए पद्म भूषण 1992 प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की नर्तकियों में से एक थी, दोस्तों सोनल मानसिंह। बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, हमेशा दोस्तों सोनल मानसिंह से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं, उन्हें पद्म भूषण 1992 में दिया गया था और पद्म विभूषण दोस्तों 2003 में। ये 2 पॉइंट दोस्तों आप किसी भी एग्जाम देने जाइए, अगर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा ना तो मेरे को कहना दोस्तों, हमेशा सोनल मानसिंह से क्वेश्चन पूछा जाता है। और सोनल मानसिंह दोस्तों बेसिकली आपके ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और साथ ही दोस्तों रुक्मणी देवी जो अरुंडेल है ना, ये आपके बेसिकली भरतनाट्यम से संबंधित है। ये 2 नाम सोनल मानसिंह और रुक्मणी देव अरुंडेल आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इनसे खूब क्वेश्चन पूछता है, आपकी एसएससी हो या रेलवे, आपको ध्यान रखना साथीगण। अगला क्वेश्चन है कि कौन से खेल में खिलाड़ियों के कौशल स्तर आकलन करने के लिए, दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको चर्चा कर चुका हूं। अगर साथीगण मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षर दर कितनी है, तो बेसिकली 64.83% 2001 की जनगणना की साक्षरता दर है दोस्तों। अधिकतर मेरे साथीगण को 2011 का जनगणना का साक्षरता दर पता होगा, लेकिन दोस्तों आपके एनटीपीसी में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों आपको याद रखना 2011 जनगणना के अनुसार भारत का कुल साक्षर तो आपके 64.83%। लेकिन दोस्तों 2011 में जनगणना के अनुसार बताऊं तो भारत में दोस्तों आपके 74.04% साक्षरता दर था। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। और दोस्तों हमेशा आपके साक्षरता की मैं बात करूं तो सबसे फर्स्ट आपके जो स्थान पे आपके केरला रहा था, और सबसे नीचे अगर मैं बात करूं दोस्तों तो आपके बिहार रहा था, और सबसे अगर मैं ऊपर की बात करूं दोस्तों यूटी में तो बेसिकली लक्षद्वीप। ये 3 पॉइंट दोस्तों आपको याद रखना, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। साथ ही दोस्तों जनगणना की मैं बात करूं तो उनसे दोस्तों एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है कि जनसंख्या घनत्व में सबसे ज़्यादा कौन से राज्य है, तो बेसिकली बिहार आ जाएगा। और साथ ही दोस्तों सबसे कम की मैं बात करूं तो अरुणाचल प्रदेश, जो कि 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर के स्क्वायर पे है। ये क्वेश्चन आपके एनटीपीसी में बहुत बार पूछा गया है, तो आपको याद रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में डैश यानी कि ग्राम सभा जो उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां जमींदारों ब्राह्मण नहीं थे, तो बेसिकली जो ऊर है ना, ऊर बेसिकली आपके दक्षिण भारत में पाया जाता है जहां पे आपकी जमींदार ब्राह्मण नहीं था। इस पॉइंट को याद रखिएगा साथीगण। अगर मैं आप सभी के बीच अगला क्वेश्चन की बात करूं तो 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत 1 जनवरी डैश को विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना था, तो बेसिकली 1995। साथीगण आपके एग्जाम में पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं 8वीं पंचवर्षीय योजना आपके 1992 से लेकर आपके 1997 के बीच में चला गया था। इस पॉइंट को भी याद रखना है हमेशा दोस्तों। आपके जो पहली पंचवर्षीय योजना है ना 51 से 56 दोस्तों आपकी जो कृषि पे आधारित था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेसिकली आपके हेरोडोमन मॉडल पे आधारित था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगर दोस्तों मैं दूसरे पंचवर्षीय योजना की बात करूं तो बेसिकली दोस्तों आपके 56 से 61 जो कि उद्योग पे आधारित था, और दोस्तों आपके महालोबिस पे मॉडल पे आधारित था। लेकिन दोस्तों अगर मैं बात करूं जो पंचवर्षीय योजना है ना, उसमें से 3rd पंचवर्षीय योजना, 5 पंचवर्षीय योजना दोनों इंपॉर्टेंट है। और साथ ही दोस्तों ये जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का सबसे विफल पंचवर्षीय योजना कौन सा था, तो तीसरा पंचवर्षीय योजना था। और अगर मैं बात करूं दोस्तों गरीबी हटाओ आत्मनिर्भरता योजना, बेसिकली 5वीं पंचवर्षीय योजना। और 12वीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि 12वीं पंचवर्षीय योजना को पूर्ण होते से पहले जो कि उसे खत्म किया गया था, और इसके लिए क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि दोस्तों 2012 से लेकर 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था, लेकिन उसे 15 में ही खत्म करके नीति आयोग का गठन किया गया, जो कि 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया था। इसलिए आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कलाकार ने सरायकेला के छऊ नृत्य में
योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? तो दो आपको तपन कुमार जो पटनायक है ना दोस्तों, आपके छऊ से संबंधित दोस्तों कलाकार है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तपन कुमार पटनायक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद रखना दोस्तों। और हमेशा दोस्तों छऊ दोस्तों तीन प्रकार के होता है, एक सरायकेला छऊ होता है, एक मयूरभंज छऊ होता है, एक पुरुलिया छऊ होता है। पुरुलिया जो छऊ होता है आपके वेस्ट बंगाल में, और मयूरभंज आपके ओडिशा में। ये तीनों आपके छऊ के प्रकार आपको याद रखना, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन साथीगण, कि निम्नलिखित में से किस गायक ने संबलपुरी लोकगीत जो कि रंगबत्ती और रंगबत्ती का लोकप्रिय बनाया? तो बेसिकली जो कृष्ण पटेल है ना, कृष्ण पटेल ही दोस्तों संबलपुरी लोकगीत को रंगबत्ती रंगबत्ती बनाया। तो हमेशा आपके दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद रखना है। साथीगण अगर मैं अगला क्वेश्चन बात करूं तो हरित क्रांति के संबंध में कौन सा कथन को सही है? अगर मैं बात करूं कि हरित क्रांति 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलो द्वारा प्रारंभ किया गया था, दोस्तों ये आपके लिए सही बोल रहा है। दूसरा पॉइंट बोल रहा है उन्हें विश्व में हरित क्रांति के जनक माना जाता है। यानी कि दोस्तों ये एक और दोनों पॉइंट आपके हरित क्रांति से संबंधित है, आपको याद रखना है। साथीगण आप सबको क्लास कैसा लगा दोस्तों? और दोस्तों आप सबको अगर क्लास अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ दोस्तों मेरी मेहनत के लिए एक दोस्तों लाइक जरूर करना है ना, और हो सके तो दोस्तों तो वीडियो सब्सक्राइब जरूर करना है ना। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू सो मच, और बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सबका।